है हमारी साइकेट्री सीरीज़ का। एंड अगर आपको ये सारे नोट्स वगैरह चाहिए तो आप क्या करो, चैनल के ऊपर जाओ, पोस्ट में जाओ, देयर इज़ अ QR कोड एंड ऑल्सो द लिंक एज वेल। इट इज़ लाइक अ स्टडी ग्रुप वेयर यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मेनिया, हाइपोमेनिया, ये सब में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हमें लर्न क्या करना है। मेनिया एंड हाइपोमेनिया में दोनों में ही वो बंदा जो है वो नॉर्मल से हाइपर एक्टिव रहेगा। हाइपर एक्टिव का मतलब क्या है, ADHD से कन्फ्यूज मत करना। ADHD में हिस्ट्री होगी कि वो बहुत सारी जॉब्स करेगा बट विल नॉट बी एबल टू फुलफिल एनी थिंग। लेकिन मेनिया के अंदर क्या है, वो 7 दिनों के लिए होता है। साइकोसिस होगा, हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन भी मेंशन हो, एंड डेली रूटीन उसकी इम्पेयर्ड होगी। ठीक है, तो वो बहुत सारे काम एट अ टाइम शुरू करेगा एंड वो काम करेगा, लेकिन साइकोसिस मेनिया के अंदर पूरे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आई एग्री, बट अटेंशन जैसा कुछ नहीं बोला होगा कि उसका अटेंशन हट गया या फिर कुछ, और डेली एक्टिविटी वगैरह में इम्पेयरमेंट मिलेगी क्योंकि साइकोसिस के कारण। हाइपोमेनिया जो है हमारा वो 4 डेज़ के लिए होता है, साइकोसिस नहीं होगा, तो विल बी एबल टू डू द डेली रूटीन एज वेल। ठीक है, डिस्थाइमिया होता है 2 ईयर, साइक्लोथाइमिया होता है 2 ईयर, बट डिस्थाइमिया डी से डिप्रेशन याद रखना। एंड साइक्लोथीमिया में रैपिड मूड चेंज के साइकिल होते रहते हैं। ठीक है, 4 कहते हैं मिनिमम होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है बाइपोलर 1 एंड 2। 1 में क्या होता है, मेनिया अकेला भी हो सकता है बट उसके साथ डिप्रेशन भी होगा। हाइपोमेनिया कभी अकेला नहीं होगा, हाइपोमेनिया के साथ डिप्रेशन होगा। तो 1 के अंदर 1 डिसीज़, 2 के अंदर 2 डिसीज़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये ना बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस प्लस फीवर प्लस रिजिडिटी प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये सारी चीज़ें हमें इन 3 कंडीशन में मिलती है। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो हमारा अल्टर्ड मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बुखार भी है और बहुत रिजिडिटी आ गई है बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस फिर से अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जैसा ही हमें एक्सप्लेन करेगा। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होगा, देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ टेकिंग द सेरोटोनिन एंड अलॉन्ग विद इट हमारा माओ इनिबिटर होगा, या फिर लिनेजोल्ड होगा, ट्रामेडोल होगा, या पैथिडिन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद आता है हमारा न्यूरोमैलिग्नेंट। पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारी उन सब चीज़ों के साथ मेंशन होगा डायलेटेड प्यूपल। डायलेटेड प्यूपल और कहीं नहीं मिलेगा, क्लोनस किसी और में नहीं मिलेगा, हाइपर रिफ्लेक्शन किसी और में नहीं मिलेगा, तो सब कुछ इंक्रीज हो गया। सेरोटोनिन क्या होता है, हमारे डिप्रेशन में हम यूज़ करते हैं, हैप्पी हार्मोन होता है, इसको बढ़ा दिया तो अब प्यूपल्स भी डायलेट हो गए सिंपैथेटिक की तरह। क्लोनस हो गया, रिजिडिटी तो था ही, एंड साथ में हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन मिल गई, तो इसमें हमें सिप्रोहेप्टेडिन देना होता है। फिर न्यूरोमैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है, हमारे जो अडैप्ट हमने पढ़ा था ना, मे बी आगे आएगा शायद, तो अडैप्ट को हम पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक्स में हमारे क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो व्हेन ऑन एंटीसाइकोटिक एंड वेरी लो डोपामिन इज रिमेनिंग इन द बॉडी। ठीक है, तो बहुत ही कम डोपामिन रहेगा, हमने इतना डोपामिन इनहिबिटर्स कर दिया उसके साथ, तो अब क्या होगा, पार्किंसोनिज्म जैसा बन जाएगा, साथ में लेड पाइप जैसी रिजिडिटी आएगी, रिजिडिटी तो आएगी लेड पाइप जैसी, एंड हाइपरफ्लेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, डेंट्रोलिन इसकी हमारी ट्रीटमेंट है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या हो रहा है, एनेस्थीसिया के कारण होता है, जैसे सक्सिनाइन कोलिन हो गया, हेलोथेन हो गया, ये सब इसमें RYR म्यूटेशंस होता है। तो ETCO2 जो है वो हमारा स्टेप लेडर पैटर्न दिखाएगा, साथ में हाइपोरिफ्लेक्सिया भी हो सकता है। ठीक है, देखो सिर्फ मैंने इसलिए बोला था, अब हमें क्या लर्न करना है, डेंट्रोलिन इसमें हम ट्रीटमेंट में दे देंगे। हमें लर्न क्या करना है, हमें लर्न करना है सेरोटोनिन का मतलब डायलेटेड प्यूपिल एंड क्लोनस एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया। ठीक है, बाकी सब में कॉमन चीज़ें यू विल बी एबल टू डू इट, बट ये तीनों को नहीं भूलना हमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री मेच्योर एजैकुलेशन का पैरोक्सिटिन देते हैं, ये याद रखना। अब हम एक एक करके सारी ड्रग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो एक होता है हमारा SSRI होते हैं हमारे हैम इनिबिटर, मतलब H1M वाला इनिबिटर हो गया। तो ये सारे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसके एग्जाम्पल क्या होता है, सर्टैलिन, से सर्टैलिन, सिटालोप्राम, फ्लॉक्सिटिन एंड पैरोक्सिटिन। ठीक है, जो हमने ये अभी ऊपर दिया था पैरोक्सिटिन प्री मेच्योर एजैकुलेशन में, SSRI उसमें पर्टिकुलरली वो दिया है। ठीक है, ओके, तो फिर सिटालोप्राम, सर्टैलिन एंड फ्लॉक्सिटिन हमें याद रखना है। SNRI होता है डिलॉक्सिटिन एंड वेनलाफेक्सिन। पता है डिलॉक्सिटिन कहाँ देते हैं, ऐसे वो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड यूरिनरी इनकंटिनेंस होती है ना, उसमें डिलॉक्सिटिन देते हैं। ठीक है, तो SNRI में डिलॉक्सिटिन देंगे, वेनलाफेक्सिन देंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा TCA के अंदर आएगा हमारा एमिट्रिप्टाइलिन एंड इमाप्रामिन एंड एमिट्रिप्टाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमें MI वगैरह के अंदर ना दोनों को अवॉइड करना होता है, बट SSRI इज सेफ। मेनली हम SSRI OCD सब के अंदर ही दे देते हैं। ठीक है, और ड्यूलोटॉक्सिन एंड वेनलाफ्लेक्सिन यू विल नॉट फॉरगेट, बट ये डिलॉक्सिटिन को याद रखना पड़ेगा कि SNRI के अंदर, क्योंकि पैरोक्सिटिन जैसा राइमिंग के रहा है ना, और लेकिन ये उसका नहीं है, तो ये दुगला है, ये SNRI के अंदर आएगा। ठीक है, फिर आता है माओ इनिबिटर्स। माओ इनिबिटर में क्या होता है, हमारा चीज़ रिएक्शन होता है अलॉन्ग विद
रेड वाइन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारा सबसे पहले तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, फिर हाइपोटेंशन हो जाएगा। अब हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, एटिपिकल डिप्रेशन में यूज़ करते हैं। हमने कल पढ़ा था एटिपिकल डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलीफेजिया, मतलब ज़्यादा खाने लग जाएगा, ज़्यादा सोने लग जाएगा, ये सब चीज़ें आएंगी हमारे माओ के अंदर। एंड TCA जो था एंड SNRI, ये दोनों हमने यूज़ किए थे मेलनकॉलिक एक्सेस गिल्ट के अंदर, ठीक है। माओ इनिबिटर मतलब कि मेरे को ज़्यादा खाने की भूख लगती है, माई, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है सिम्प। तो कोई किसी को अपना समझता है तो वो उस पर हमेशा सिम्प करता है। सिम्प में सेलेजलिन जो है, माना कि माओ बी है, ठीक है, बट हमें लर्न रखना है आई से आइसो कार्बोक्सोजेड, आई नाम से और कोई है ही नहीं कहीं पे, तो सिम्प याद है ना, तो यू विल बी एबल टू डू इट। अब इसको कैसे लर्न करें, माओ में OR है, OR है, ओ, ठीक है। और उसके बाद फेनलाजीन को याद रखना है, मतलब तुम फ़ैन बन गए ना उसके, ठीक है। सिम्प मतलब ये मेरा है, मैं उसकी फ़ैन हूँ और मैं सिम्प कर रही हूँ, ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक हमें लर्न करना है जो कि है ट्रांसाइप्रोमीन, इसमें भी प्रोमाइन, मेरा, तो मेरा इज़ माओ, ठीक है। मैं रेड वाइन नहीं पीनी मेरे अंदर, क्योंकि रेड वाइन से हमारी चीज़ रिएक्शन होती है। तो अब हम इसको समरी बोलें तो माओ मतलब मेरा, मेरा मतलब मुझे रेड वाइन नहीं पीनी। एटिपिकल डिप्रेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। सिंपिंग करते हैं हम किसी के ऊपर, तो हम उसे अपना समझते हैं, तो इसलिए करते हैं, ठीक है। एंड SIMP जो होता है, P फॉर फेनलाजीन, ठीक है, और उसके फैनो, एंड ट्राईसाइक्ला प्रोमाइन में प्रोमाइन, फिर से आ गया, अब इजी हो गया ये। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स देखते हैं, तो ब्यूप्रोपायन होता है, मिर्साजपीन होता है, मिसानेरिन होता है, एगोमेलेटिव होता है। ब्यूप्रोपायन एंटी स्मोकिंग में यूज़ करते हैं, वेनासिलिन को हम प्रेफर करते हैं, बट दिस ऑल्सो वी कैन यूज़। फिर आता है मिटाजेपिन, लेस सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। एटिपिकल में ना हमारे सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स कम ही होते हैं, तो ऐसे कि मिर्ज़ा सर की सेक्शुअल लाइफ अच्छी है तो मिर्जाजेपिन हो गया। मियान सेरीन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन एगोमेलाटिव जो हो गया मेलाटोनिन फॉर स्लीप, ठीक है। सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर्स, सॉरी सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर्स के अंदर ट्राजाडोन, वॉट इफ, देखो बाकी सारे डोन वाले होंगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ भाई ये होते हैं, ठीक है। ट्राजाडोन इज ट्राजाबोन, ये हमें पता है प्रायपिज्म करता है। एक होता है हमारा वॉटियोक्सिटिन, वॉटियोक्सिटिन जो होता है वो हमारा ओनली ड्रग है जो कि कॉग्निशन के लिए अभी हमारा मिला है, तो वॉटियोक्सिटिन, हमें इसको कंफ्यूज मत करना डिलॉक्सिटिन वगैरह के साथ, बस ठीक है। एक्सिटिन देख के आपको ये तो पता चल जाएगा ना, एटलीस्ट सेरोटोनिन से रिलेटेड है, तो ठीक है। वॉटियोक्सिडिन, वो पूछेंगे कौन सी ड्रग, वो वाली ड्रग कौन सी, वॉटियोक्सिडिन, जो कॉग्निशन के लिए होती है, हमें याद आ गया, ठीक है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर हमारे आएंगे, ये क्या करते हैं 5-HT3 को इनिबिट करते हैं, तो इसलिए नेगेटिव सिम्टम्स पे काम कर सकते हैं। जबकि जो हमारे टिपिकल वाले हैं ना, वो क्या करते थे, वो डोपामिन एंटागोनिस्ट होते थे सिर्फ। तो इसमें अब हमारे कौन कौन से होते हैं, ओलाजापिन, रेस्पिरिडोन, क्यूटियापिन एंड एपिरिप्राजोल। पेरिडोन, एपिरिप्राजोल नाम से अजीब सा पता चल रहा है, नया नया है। क्यूटियापिन एंड ऑल्सो ओलानजापिन याद रखना है, ठीक है। क्लोजापिन वगैरह नहीं, वो तो हमारे टिपिकल वाले हैं। नेक्स्ट लिथियम, लिथियम जो होता है हमें केयरफुल रहना चाहिए अगर पेशेंट को CKD या फिर CHD है, ठीक है। एंड ऑलवेज मॉनिटर दी थायराइड। अच्छा, इससे एक बात याद आई कि MgSO4 जब हम इंसर्ट करते हैं ना, तो जब स्टार्टिंग में तुम डोज देते हो ना, उसको बोलते हैं हम लोडिंग डोज, उसके अंदर यू डोंट केयर कि भाई CKD है उसको क्या है, बट इन मेंटेनेंस डोज यू हैव टू सी, बट इन लिथियम तो वी विल हैव टू मॉनिटर बिकॉज वी हैव अदर ऑप्शन एज वेल कि हमें क्या देना है, ठीक है। MgSO4 तो हम इमरजेंसी प्री एक्लैम्पशिया वगैरह में दे रहे थे, ठीक है। ऑलवेज मॉनिटर फॉर थायरॉयड एंड द रीनल फंक्शन एज वेल। एंड 0.5 to 0.8 हो गया हमारा प्रोफाइल एक्सेस के लिए। फिर अदर ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं 0.8 to 1.2। पूछते हैं, पता है ट्रीटमेंट के टाइम पे फाइन ट्रेमर्स कैन हैपन, डरना नहीं है। एंड मोर देन 1.5 इज ये टॉक्सिसिटी, कोर्स ट्रेमर आ जाएगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिडिपस कर देगा, पोलियूरिया, पॉलीडिस्प्ले, ये सब आ जाएगा। और हमने पढ़ाया अच्छे से कि डायबिटीज इंसिडिपस को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाटर डिप्राइवेशन करके देख लेंगे सिंपली। फिर उसके बाद हमारा रूल आउट हो जाएगा, साइकोजेनिक वाला निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको आगे फर्दर उसके 2 DD आते हैं, एक होता है सेंट्रल वाला, तो ADH लेवल वगैरह देख लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारा 0.8 to 1.2 इज़ द कट ऑफ। एंटीसाइकोटिक्स बोला था ना, अभी हम पढ़ेंगे। तो एंटीसाइकोटिक्स में हमें क्या याद रखना है, अडाप्ट इज़ अ नाइस ट्रिक गिवन इन द फर्स्ट एड। तो एक्यूट डिस्टोनिया स्टार्टिंग में होगा, फिर एकेथीजिया हो सकता है। एकेथीजिया में
पता है रेड न्यूक्लियस अगर कटता है ना तो हमारा हाइपरकाइनेसिस एकथीसिया टाइप का यूज होता है। तो इसलिए एकथीसिया हो गया, पार्किंसोनिज्म हो जाएगा, टार्डिव डिस्कनेक्शन। हमने न्यूरो मैलिग्नेंट वाला तो पढ़ ही लिया है, पार्किंसोनिज्म जैसे सिम्टम्स आ रहे थे। अब इनको एक एक चीज़ पढ़ेंगे जो जो हमें हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो एक्यूट डिस्टोनिया के अंदर क्या है, टोर्टिकोलिस है। टोर्टिकोलिस का मतलब कि आई मूवमेंट दे देंगे या फिर नेक पे ना कॉन्ट्रैक्शन अचानक से दवाई देने के बाद थोड़े दिनों में शुरू हो गई, ठीक है। तो इसमें हमें एंटीकोलिनर्जिक देना है, डाइफेनहाइड्रामाइन। पता है बेंजोएट्रोपिन तो याद रह जाता है कि वो एंटीकोलिनर्जिक है, बट डाइफेनहाइड्रामाइन याद नहीं रहता, इसलिए मैंने लिखा है। फिर उसके बाद आता है एकथीसिया, मतलब रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस कोई अगर रेस्टलेस होता है, एंग्जाइटी वगैरह होती है, तो हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। तो ऐसे बीटा ब्लॉकर दो इज मोर प्रेफर्ड देन एंटीकोलिनर्जिक। फिर पार्किंसोनिज्म में भी हम एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं, बट टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, आपको बोला होगा कि नेक टंग मूवमेंट, नेक मूवमेंट कर रहा है, बट रैबिट के अंदर, रैबिट सिंड्रोम पर्टिकुलर अगर ऑप्शन में दोनों हो, तो इफ़ दे हैव मेंशन कि माउथ का मूवमेंट कर रहा है, नॉट इन्वॉल्विंग द टंग का मूवमेंट, तो दैट इज़ योर रैबिट सिंड्रोम। क्योंकि रैबिट के ना ध्यान से देखोगे तो उसकी हैबिट होती है कि वो अपने माउथ को हिलाता रहता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है, ठीक है। बट मतलब हमें सिर्फ उसका माउथ हिलता हुआ दिखता है, इसलिए रैबिट सिंड्रोम बोलते हैं। बट जो टार्डिव में ट से टंग आएगा, ठीक है। एंड वी मैट इनिबिटर देंगे, इसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक वगैरह नहीं देंगे, इसमें हमें बेनाजीन वगैरह देना है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इजी कर दिया है। देखो अब हमारी एक होती है देखो पहले आपने एकदम से मोटिवेट हो गए कि भाई मेरे को तो छोड़ना है, मेरे को ओपियोइड छोड़ना है, मेरे को अल्कोहल छोड़ना है, एकदम से आज से मैं नहीं पीऊँगा। जबकि पहले तुम क्या थे, क्रॉनिक इनटेकर थे, ठीक है। तो अचानक से क्या हो गया, ओपियोइड के अंदर अगर वो पेशेंट ऐसा आएगा तो हमें मिलेगा भाई कि एक डायलेटेड वगैरह मिल रहा है उसके प्यूपिल्स वगैरह, हम समझ जाएंगे कि इसने ओपियोइड एकदम से छोड़ दिया है। तो और यॉर्निंग वगैरह भी इसकी हिस्ट्री में मेंशन हो सकता है। तो मीथाडन एंड बुप्रेनोर्फिन क्या होता है, ये हमारे ओपियोइड ही होते हैं, बट इससे लेस सीवियर होते हैं। तो इसको भी हम ज़्यादा टाइम के लिए देते हैं, बट विड्रॉल पे एकदम से हमें देना पड़ेगा। तो हम किसी चीज़ के कोई विड्रॉल हुआ है, किसी चीज़ की कमी हुई है, तुम पहले से ऑलरेडी इतना ज़्यादा ले रहे थे तो हम उसको ही दे दिए, सिंपल, ठीक है। तो हमारा मीथाडन बुप्रेनोर्फिन हो गया। जो बुप्रेनोर्फिन होता है ना, वो पार्शियल म्यू एगोनिस्ट होता है, साथ में वो पार्शियल कापा एगोनिस्ट भी होता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी अगर हुई, मतलब तुमने बहुत ज़्यादा ले लिया, तो नेलोक्सोन देंगे। नेलोक्सोन में OXO आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है नाइट्रोक्सोन देना है या नेलोक्सोन देना है। नेलोक्सोन में OXO आ रहा है, तो ये ओपियोइड के लिए टॉक्सिसिटी में देंगे, आगे से नहीं गलत होगा। अल्कोहल की टॉक्सिसिटी में हम सपोर्टेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, जैसे विटामिन B1 वगैरह ये सब दे दिया, और कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन विड्रॉल के अंदर हमें B1 देना है, साथ में हम क्लोरडाइजोप्रॉक्साइड देंगे। अगर हमारा LFT लो है, मतलब LFT लो इज़ लोराज़ेपाम इज़ द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो LFT लो, लोराज़ेपाम इन केस ऑफ विड्रॉल, ठीक है। विड्रॉल में क्या होता है, असल में GTCS वगैरह आएंगे, अगर ज़्यादा टाइम होगा डेलिरियम ट्रेमेंस भी आ सकता है, तो हमें उसको वापस से सुलाना है, ठीक है। तो हमने क्लोरडाइजोप्रॉक्साइड दे दिया, या फिर अगर उसका ल से ल है फिर हमने लोराज़ेपाम दे दिया, ऐसे लर्न कर सकते हो। फिर आता है अब हमारा, अब उसने बोला है कि वाइस इंसान है, वो आया हमारे पास कि डॉक्टर साहब हमें छोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले एंटी क्रेविंग देंगे, डी एडिक्शन बोलते हैं इसको, एंड मेंटेनेंस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एंटी क्रेविंग, डी एडिक्शन, मेंटेनेंस एक ही बात है। तो अब हम क्या दिया, अब हमने ना ओपियोइड का ही फॉर्म दे दिया ओपियोइड के केस में, तो मीथाडन एंड बुप्रेनोर्फिन। जबकि अल्कोहल के केस में हमें क्या देना है, नैलट्रैक्सोन, एक कार्बापोस्ट। एक कैम्प्रोस्ट को हम कब देंगे, जब LFT बिगड़ा हो, ठीक है। एक तो अल्कोहल में LFT की बहुत दिक्कत रहती है, बिकॉज ये लीवर को ख़राब करता है ना, इसलिए हमें देखना पड़ेगा बार बार। तो अगर लीवर ख़राब है उसका एक कैम्प्रोस्ट देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिलैप्स को कैसे प्रिवेंट करेंगे, अब उसने बोला कि चलो क्रेविंग तो होगी, अब मुझे रिहैब से बाहर जाने दो, तो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा। इवन इफ़ यू हैव ऑब्जर्व, संजू मूवी आई थी ना, तो संजू मूवी के अंदर क्या था, रणबीर कपूर ने जो रोल किया था उसमें ना संजय दत्त को एक वो दिया था कि मतलब उसके दोस्त आते हैं, वो वापस से रिहैब सेंटर में, सोचता है कि हाँ अब तो मैं नहीं वापस से जाऊँगा, तो उसके दोस्त वगैरह ने फिर वापस से उसको ओपियोइड वगैरह दे दिया, एंड देन बूम बैक टू द रिहैब। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए हमने अब रिलैप्स को हटाना है। तो ओपियोइड के केस में हम क्या करेंगे, अब हमने सोचा नैलट्रैक्सोन तो यूज़ कर लिया, अब नैलट्रैक्सोन भी तो इसी का भाई है, तो हमें कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने रिलैप्स के केस में दे दिया, ऐसे लर्न कर लो। एंड अल्कोहल के केस में क्या किया, हमने नैलट्रैक्सोन दे दिया। नैलट्रैक्सोन हमारे रिलैप्स के लिए यूज़ होता है, या डाइसल्फ्राम ना थोड़ी सी ना सीवियर रिएक्शन कर सकते हैं, बिकॉज डाइसल्फ्राम का टाइम पीरियड होता है, हाफ लाइफ होती है 2 वीक्स। तो अगर बंदे ने सोचा
कि आज तो पार्टी है, आज तो भाई बनता है, भाई के बर्थडे पे तो पीनी पड़ेगी। तो उसने डाइसल्फाम रिएक्शन ले मतलब ड्रग्स ले रखी थी। तो अब वो क्या करेगा, वो पिएगा, उसको रिएक्शन हो जाएगी एंड इट कैन बी सीवियर एज वेल। तो फिर उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा एंड लोरेज़ेपाम। तो डाइसल्फाम के ना मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। तो उसमें मैंने ऐसे बोला था कि आप मेट्रो में पी रहे हो, ठीक है, कार में बैठ के पी रहे हो, कार्बामेज़ेपिन होता है एक एग्जांपल, ऐसे मेट्रोनिडाज़ोल होता है एक एग्जांपल, ठीक है, एंड सिफेलोस्पोरिन्स होते हैं, ठीक है, आपका दिमाग ख़राब हो गया इसलिए पी रहे हो। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, ठीक है। ओके, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। एंटी क्रेविंग, डी एडिक्शन, मेंटेनेंस एक ही बात है। तो हम ओपियोइड में ओपियोइड ही देंगे। अल्कोहल के केस में हम नैल्ट्रेक्सोन को बहुत यूज़ कर रहे हैं एंड एक कैम्प्रोच देते हैं अगर LFT लो होता है तो, ठीक है। LFT जो है हमारा लो है तो हमने उसको कैंप में रखा, ठीक है, ऐसे याद रख लो। नैल्ट्रेक्सोन रिलैप्स में दोनों है, डाइसल्फाम तो यू विल रिमेंबर। एंड विड्रॉल के केस में एकदम से छोड़ दिया तो हमने क्या किया, वापस से ओपियोइड में ओपियोइड दे दिया। अल्कोहल के केस में हमने क्लोडाइज़ेपॉक्साइड दिया, अगर LFT लो है तो लोरेज़ेपाम दे दिया एंड टॉक्सिसिटी में नैलेक्सोन एंड सपोर्टिव, ठीक है। आई थिंक सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो भी मेरे पास था, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलता है, बाय।